89 में। अब इस दिन हुआ क्या था, पेरिस में अफरा तफरी का माहौल था। ठीक है, पेरिस क्या है, जैसे फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है ना, वैसे फ्रांस की कैपिटल पेरिस है। ऑब्वियस सी बात है, चैप्टर का नाम ही फ्रेंच रेवोल्यूशन है, तो हम फ्रांस के बारे में ही चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जो किंग था उसने अपने ट्रूप्स को, अपनी सेना को ऑर्डर दे दिया था कि आप उसके सिटी के अंदर चले जाओ। ठीक है, अब रूमर ये फैला कि जो किंग है वो जल्दी ही ऑर्डर दे देगा कि अब सिटीजन पे गोलियां चला दो। अब लोग डर गए, लोगों को लगा यार हमारे पास तो कोई हथियार नहीं है, अगर उन्होंने हमारे पे गोलियां चला दी तो हम क्या करेंगे। अच्छा, बाय द वे किंग का नाम है लुई 16, याद रखना ये। 7,000 से ज़्यादा लोग गैदर हो गए टाउन हॉल के सामने और उन्होंने डिसाइड किया यार के फॉर्म करेंगे मिलिशिया। मतलब 7,000 से ज़्यादा लोग टाउन हॉल के सामने इकट्ठा होकर उन्होंने बोला कि हम एक अपनी मिलिट्री बनाएंगे, क्योंकि 7,000 लोग तो मिलिट्री बनाने के लिए काफ़ी हैं। टाउन हॉल भी पेरिस के अंदर ही है। और अब उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट बिल्डिंगों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको आर्म चाहिए थे, आर्म यानी हथियार वगैरह चाहिए थे। जो मिलिशिया था उन्होंने अटैक कर दिया द बास्टिल। बास्टिल प्रिजन है, प्रिजन यानी जेल है। ठीक है, टू ऑब्टेन बुलेट लेने के लिए, बुलेट यानी गोलियां लेने के लिए बास्टिल की जेल में उन्होंने अटैक कर दिया। वहाँ के कमांडर को मार दिया और जितने भी कैदी थे ना उसके अंदर, बास्टिल के प्रिजन के अंदर, उनको छुड़ा दिया। 7 ही थे वैसे तो, ज़्यादा नहीं थे वहाँ पर कैदी, उनको छुड़ा दिया। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि यार ऐसा क्यों हुआ। मतलब जो लोग थे, ऑर्डर, किंग तो ऑर्डर कुछ भी दे सकता है, बट अभी तक उसने दिया तो नहीं था ना, तो लोग इतने डर क्यों गए और क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से जो किंग था उसने ऑर्डर दिया कि जाओ आप सिटी के अंदर चले जाओ। तो इन सारी की सारी चीज़ों को समझने के लिए हम पहले थोड़ा फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, थोड़े बैक स्टोरी जान लेते हैं जिससे हमें अच्छे से कोरिलेट कर पाए हम। ठीक है, तो फ्रेंच सोसाइटी जो 18 सेंचुरी में, लेट 18 सेंचुरी में हम थोड़ा पढ़ेंगे उसके बारे में। इन 1774 लुई 16 बिकम द किंग ऑफ द फ्रांस। अब ये जो अभी मैंने लुई 16 बताया था जो किंग था, वो कब बना था किंग? 1774 में। याद रखना, मैं पूछूंगा। ही बिलोंग टू बॉर्बन डायनेस्टी। देखो, बॉर्बन डायनेस्टी का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ अलग अलग होती है ना राजाओं की डायनेस्टी, राजपूत और चौधरी, ऐसे अलग, राठौर, वैसे एक तरह से मान सकते हो कि बॉर्बो भी एक तरह की डायनेस्टी है। ठीक है, राजवंश हिंदी में जिसे बोलते हैं। 20 साल की उम्र में इसकी शादी हुई थी। ठीक है, और 20 साल की उम्र में किंग भी बना था और शादी हुई थी इसकी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, याद रखना, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से जिसका नाम था मैरी एंटोनेट। ठीक है, उससे इसकी शादी हुई थी। जब वो राजा बना ना तो उसने एक बात नोटिस करी कि उसका ट्रेजर एकदम खाली है। खाली मतलब कुछ भी नहीं है उसके पास। अब कुछ भी नहीं है तो यार वो तो एक राजा था, उसे मेंटेन करनी थी अपनी लग्जरी लाइफ वगैरह, और पैलेस में रहता था तो वहाँ का उसको भी चलाने के लिए, पैलेस ऑफ वर्सैल्स को चलाने के लिए, पैलेस ऑफ वर्सैल्स में रहता था वो, याद रखना, उसको भी चलाने के लिए पैसे तो चाहिए थे। अब ये कर्ज उस पर चढ़ा क्यों? पता है कर्ज उस पर चढ़ा क्यों? क्योंकि फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनी की हेल्प करी थी कि वो आज़ाद हो जाए। ठीक है, हेल्प करी थी कि वो आज़ाद हो जाए, और उसके लिए उसने 1 बिलियन लिवरे का लोन लिया था, बट बाद में इंटरेस्ट मिला के वो 2 बिलियन लिवरे का हो गया था। ठीक है, लिवरे का मतलब होता है एक, जैसे करेंसी होती है ना हमारे यहाँ रुपए चलता है, तो वैसे ही फ्रांस में उस टाइम लिवरे चलता था। 1794 में वो खत्म हो गया, मतलब उसके बाद दूसरी करेंसी आ गई। ठीक है, और जिससे पैसे लिए थे अब वो कह रहा है कि हमें 10% इंटरेस्ट दो, तो यानी बहुत बड़ी दिक्कत थी। ठीक है, क्योंकि ट्रेजरार भी खाली था, ऊपर से लोन चढ़ा हुआ था किंग पे। टू मीट हिज रेगुलर एक्सपेंस, अपने खर्चे पूरे करने के लिए, सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी को, कोर्ट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिस, यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए उसको चाहिए थे पैसे। और उसने क्या किया, उसने द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्स। एक ही तरीका था यार, एक गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं, किंग के पास कैसे पैसे आते हैं, जब वो लोगों से लेता है, और लोगों से किस फॉर्म में लेगा, ऐसे तो नहीं बोलेगा मेरे को पैसे दे दो, ऐसे बोलेगा ना कि इंटरेस्ट दो या टैक्स दो मेरे को। बट उसने क्या करा, टैक्स बढ़ा दिया। अब टैक्स भी किन लोगों के लिए बढ़ाया, जो फ्रांस था ना 18 सेंचुरी में, वो 3 स्टेट में डिवाइड था। ठीक है, 3 स्टेट में डिवाइड था, और सिर्फ थर्ड स्टेट से ही टैक्स लिया जाता था। अब 3 स्टेट कौन कौन सी थी उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलो देखो, सोसाइटी जो थी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में बटी हुई थी। जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे ना उनको कहते हैं क्लर्जी, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, अब ये क्लर्जी होते कौन थे, ये प्रीस्ट वगैरह, बिशॉप्स वगैरह, एक तरह से कह सकते हो पंडित होते थे। ठीक है, फ्रांस के पंडित होते थे, और ये टेक केयर द मैटर रिलेटेड टू चर्च वगैरह के जो मैटर होते थे ना, उनसे रिलेटेड ये उनका सॉल्यूशन वगैरह निकालते थे, उनको देखते थे। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेट।
अब आता है दूसरा सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी, नोबल्स वगैरह कहते हैं, ये थोड़े अमीर लोग होते थे, रिच पीपल विद द हिस्टोरिकली मार्शल ड्यूटी टू रेलम। रेलम का मतलब होता है कि ये क्या करते थे, अमीर लोग होते थे और उनके पूर्वज वगैरह ने राजाओं के लिए कुछ काम किया था, किंगडम के लिए काम किया था, इसलिए इनके पास इतना सारा धन था, पैसा था। पीजेंट वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड। अब इसको समझने के लिए थोड़ा इस पे आते हैं थोड़ा, ठीक है। थर्ड स्टेट में कौन थे, गरीब लोग थे, पीजेंट, आर्टिसंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, और ज़्यादातर पॉपुलेशन इन्हीं की थी, यानी थर्ड स्टेट की ज़्यादातर पॉपुलेशन थी। हमें समझ आया कि इसमें होते हैं जो चर्च वगैरह से रिलेटेड लोग होते हैं, वो क्लर्गी में आते हैं, नोबल में आते हैं जो रिच लोग होते हैं, लैंड ओनर्स होते हैं, और तीसरा आते हैं पीजेंट वगैरह जो गरीब लोग आते हैं, वो थर्ड स्टेट में आते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड स्टेट के लोग थे ना, उनको नोबल के लिए काम करना पड़ता था, ठीक है, अपने लॉर्ड के लिए। ये जो पीजेंट वगैरह, ये जो थर्ड स्टेट के लोग हैं ना, नोबल लोगों को अपना लॉर्ड बोलते थे, ठीक है, और इनके ज़मीनों पे काम करते थे, घरों पे काम करते थे, एक तरह से फ्री में काम करते थे। इसी को ही फ्यूडल सिस्टम बोला जाता है, ठीक है, याद रखना, इसी को ही फ्यूडल सिस्टम बोला जाता है। अब आपने देखा कि यहाँ पर तीन सोसाइटी 3 सेक्शन में बटी हुई थी, 3 स्टेट में बटी हुई थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। सबसे ज़्यादा अमीर स्टेट कौन सी थी, हम बोल सकते हैं कि सेकेंड थी, ठीक है। फर्स्ट स्टेट भी अमीर ही दिख रही है क्योंकि पंडित वगैरह गरीब तो होते नहीं, बट अगर हम थर्ड स्टेट की बात करें तो पीजेंट वगैरह, और इसमें लिखा है सीधा लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, तो ये तो गरीब ही थे। बट पता है दिक्कत क्या थी, जो फर्स्ट स्टेट था और सेकंड स्टेट था उससे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है, एग्जम्पशन फ्रॉम द पेइंग टैक्स, यानी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट टैक्स नहीं देती थी, ओनली थर्ड स्टेट को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। और उस टाइम है ना, मेनली ब्रॉडली जो टैक्स होते थे वो 2 टाइप के होते, एक तो टाइथ, जिसको हम कहते टाइथ होता था, एक होता था टेल्स। टाइथ का क्या मतलब होता था कि थर्ड स्टेट यानी ये वाली थर्ड स्टेट अपने प्रोडक्शन का, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, अपनी जो खेती हुई है उसका 1/10 पार्ट, यानी अगर 100 किलो उगा रहा है तो 10 किलो इसको देगा, फर्स्ट स्टेट के लोगों को देगा, ठीक है, इसको कहते थे टाइथ। देखो ये लिखा है कि थर्ड स्टेट के लोग फर्स्ट स्टेट के लोगों को देंगे, क्या देंगे, 1/10 ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या प्रोड्यूस, जितना भी उन्होंने किया, 100 किलो उगाया तो 10 किलो उनको देना पड़ेगा। और दूसरा था टेल्स, ये वो टैक्स था जो डायरेक्टली स्टेट को जाता था, यानी गवर्नमेंट को जाता था। तो यानी सबसे ज़्यादा बुरी हालत तो अपनी थर्ड स्टेट की थी। पहली बात तो टैक्स भी इनसे लिया जाता था, गरीब भी यही थे, तो बहुत बुरा हो रहा था थर्ड स्टेट के साथ। अब देखो हुआ क्या, स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब थोड़ी स्ट्रगल देखते हैं कि जीने के लिए क्या क्या संघर्ष करना पड़ रहा था। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी ना वो 1715 में 23 मिलियन थी और 1789 में 28 मिलियन हो गई, यानी 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गई। जैसे पॉपुलेशन बढ़ी वैसे जो खाने की डिमांड भी बढ़ी, यानी ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लोग तो ज़्यादा खाना चाहिए, बट जो प्रोडक्शन था, जो खाने का प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा था, ठीक है। और इसी की वजह से जो ब्रेड के प्राइजेस थे, ब्रेड वगैरह को स्टेपल कहते हैं। अब स्टेपल क्रॉप्स क्या होती है, स्टेपल ग्रेन्स होते हैं जो खाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है, जैसे रोटी हमारे लिए स्टेपल है, तो स्टेपल क्रॉप्स थी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब बहुत सारी डिमांड होगी और चीज़ें बहुत कम होगी तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे। इसको आप ऐसे तरीके से देखो, मान लो आपको चाहिए बुक्स, पूरी दिल्ली में एक ही बुक्स की दुकान है, तो आपको क्या लगता है जो नॉर्मल प्राइस है वो उसी पे देगा, महंगी देगा ना। जब पूरी दिल्ली में सिर्फ एक ही दुकान है तो महंगी देगा। वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ ठीक है, तो ऑब्वियसली महंगी देगा। तो वही कर रहे थे, मतलब जो ब्रेड वगैरह थे वो बहुत कम थे, लोग बहुत ज़्यादा थे, इसलिए ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए। जो लेबरर थे, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, लेबरर वगैरह, पीजेंट वगैरह, उनकी जो वेजेस थी वो फिक्स थी, ठीक है, उनकी जो इनकम थी वो बढ़ नहीं रही थी। इसकी वजह से जो गरीब था वो और गरीब हो गया और जो अमीर था वो और अमीर हो गया, ठीक है। और जो चीज़ें थी वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती थी जब खेती ख़राब होती थी, हार्वेस्ट जब ख़राब होता था ना, तब और ज़्यादा ख़राब उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब हो जाती थी पूरे लोगों की। और इसी की वजह से आता था सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता क्या है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड। इसका मतलब जब लोगों की बेसिक नीड भी पूरी नहीं होती ना, रोटी कपड़ा मकान, तो उसको हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहते हैं, और वही होता था लोगों के साथ, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है थोड़ा सा, हाउ द सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन। ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता कैसे था, आपकी बुक के अंदर दे रखा होगा, ठीक है, ऐसे करके ये निकालना दूसरे तीसरे पेज पे,
इसको मैंने फिल कर दिया आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले तो बैड हार्वेस्ट, अगर खेती खराब होती थी तो स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स, ऑब्वियस सी बात है, खेती खराब हो गई तो जो किल्लत हो गई, खाने की किल्लत हो गई खाने की, तो खाने का प्राइस बढ़ गया, फूड प्राइस बढ़ गया, फूड का प्राइस बढ़ गया तो लोगों के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है ब्रेड खरीदने के या खाने खरीदने के। तो उसके दो सर्कमस्टेंसेस निकले, एक तो वीक बॉडी, बॉडी वीक हो जाएगी तो बीमारियां वगैरह लगेगी उनको, और उसकी वजह से क्या होगा, डेथ हो जाएगी उनकी। और दूसरा है कि अगर वो खरीद नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे, फूड राइट्स, यानी हमले कर देंगे दुकानों पे और छीनेंगे, ठीक है। उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग मरेंगे, क्योंकि हमला करेंगे तो बहुत सारे लोग मरेंगे ना, जो दुकान वाला है वो भी मारेगा और जो लोग है वो दुकानदार को मारेंगे, इसलिए नंबर ऑफ डेथ बढ़ेगी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका द ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एन एंड ऑफ प्रिविलेज। अब हुआ क्या था 18 सेंचुरी के अंदर, अभी हमने सुना कि सोसाइटी कितने सेक्शन में बटी हुई थी, 3 सेक्शन में बटी हुई थी सोसाइटी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। बट अब 18 सेंचुरी में क्या हुआ कि द 18 सेंचुरी विटनेस द एमर्जेंस ऑफ द न्यू सोशल ग्रुप टर्म्ड एज अ मिडिल क्लास, यानी अब एक मिडिल क्लास भी आने लगी। अब ये मिडिल क्लास कौन होते हैं, हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू द एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड मैन्युफैक्चर गुड्स सच एज वूलन एंड सिल्क टेक्सटाइल। ये ऐसे लोग थे, मिडिल क्लास ऐसे लोग थे जो थे तो गरीब ही स्टार्टिंग में, बट बाद में उन्होंने अपने सिल्क टेक्सटाइल वगैरह, और सिल्क टेक्सटाइल और वूलन के मतलब होते हैं जो ऊन के कपड़े और सिल्क वगैरह के कपड़े बेचकर और ट्रेड वगैरह करके थोड़े अमीर हो गए थे, थोड़े स्टेबल हो गए थे, ठीक है। और इसके अलावा मिडिल क्लास में कौन आते थे, इंक्लूडिंग द प्रोफेशन सच एज लॉयर वगैरह, मर्चेंट्स तो आते ही थे, मर्चेंट्स मैन्युफैक्चर तो आते ही थे, ठीक है, और लॉयर्स वगैरह भी आते थे। एक्चुअल में ये जो मिडिल क्लास थे ना, ये पहले थर्ड स्टेट के ही लोग थे, गरीब लोग थे, बट बाद में ये थोड़े पढ़ लिख गए और साथ में इन्होंने ट्रेड वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, तो इनके पास पैसे आ गए थे थोड़े, ठीक है। All of these were educated and believe that no group in the society should be privileged by the birth, rather personal social position must be depend on his merit। ये जो लोग थे, ये जो मिडिल क्लास के लोग थे, ये कहते थे कि कोई भी प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए बाय बर्थ, मतलब अगर कोई बंदा थर्ड स्टेट में पैदा हुआ तो उसकी क्या गलती, आप उससे टैक्स क्यों ले रहे हो दो बार। और अगर आप कोई बंदा क्लर्जी में पैदा हुआ है तो आप उसको वैसे ऐशो आराम भरी जिंदगी दे दोगे, मजे वाली लाइफ दे दोगे, और बोलोगे कि थर्ड स्टेट फर्स्ट स्टेट को टैक्स देगा। और अगर आप नोबिलिटी में हुए तब भी आप फ्री में काम क्यों करवा रहे हो थर्ड स्टेट से। तो ये जो मिडिल क्लास लोग थे जो पढ़ लिख गए थे, ये कहते थे कि ये गलत है, ठीक है, ऐसे प्रिविलेज बाय बर्थ नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा कुछ होना भी चाहिए तो उसकी सोशल पोजीशन डिपेंड ऑन हिज मेरिट, कि उसने काम क्या किया है, कैसे काम किया, उस पर डिपेंड होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसी के ऊपर दो बंदे थे जिसका नाम था, एक तो जॉन लॉकी, ठीक है, इसने एक बुक लिखी थी टू ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो याद रखना। एंड दूसरा था मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है, स्पिरिट ऑफ लॉ बुक थी। उन्होंने ये बोला था कि डिवीजन ऑफ पावर होनी चाहिए, एक ही बंदे के हाथ में पावर नहीं रहना चाहिए, सिर्फ राजा के हाथ में पावर नहीं रहनी चाहिए, पावर बांट देनी चाहिए, जैसे हमारे इंडिया में भी होता है ना, पावर बटी हुई है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, पढ़ा होगा सिविक्स में, है ना, याद होगा थोड़ा आपको, तो वो पावर बांट देनी चाहिए थी, ये कहते हैं हमारे मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। मैं याद रखना आपको एक भी चीज़ नहीं छोड़वाऊंगा, अगर आप दूसरे यूट्यूब चैनल पे जाते हो, मैं बड़ाई नहीं कर रहा, बट मैं आपको रियली फैक्ट बता रहा हूँ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल क्या करते हैं कि सिर्फ आपको टॉपिक ब्रॉड पढ़ा देते हैं, बट मैं आपको डीप पढ़ाऊंगा, ठीक है, और ट्राई करूंगा कि एक मार्क्स जो भी आपका कट सकता है वो ना कटे, ठीक है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ तक आए हो तो आपको वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना।